हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और सभी की जैसे पढ़ाई चल भी रही होगी, यही आशा करते हैं। और सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और वही चीज़ है जो आपको हमेशा समझाते हैं, अच्छे से रिवीजन करिए, टाइम मत खराब करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। आप जब खुद से करेंगे तभी कुछ होगा, किसी के सहारे मत रहिए। और आप अभी देख ही रहे हो किस तरीके से टाइम पीरियड चल रहा है। जो अभी एग्ज़ाम की जो परिस्थितियाँ हैं वो आप देख ही रहे हो कि किस तरीके से एग्ज़ाम हो रहे हैं देश में। तो आप किसी के सहारे मत रहिए, आप खुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करिए, ठीक है। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ मत सोचिए, प्रॉपर अपने पर भरोसा रख के, कॉन्फिडेंस रख के तैयारी करिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते हो चीज़ है। और जिस तरीके से देश में कंडीशन चल रही एग्ज़ाम की, बहुत ही दुखद है। अभी देख रहे थे काफ़ी समय से एसएससी का वो चल रहा था और कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। आप देखते हो पहले नीट का, पिछली बार क्या था 2024 के हर केस में देखें तो नीट की दिक्कत आई थी, उसमें प्रॉब्लम आई थी नीट के एग्ज़ाम में। उसके बाद में फिर अभी एसएससी का एग्ज़ाम, यूपीएससी का भी एग्ज़ाम, बीपीएससी का एग्ज़ाम। कौन सा एग्ज़ाम ऐसा रह गया है जो देश में सही से ढंग से हो जाए? कोई एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रहा है, बहुत दुखद है। और एक चीज़ और है कि देश की जो रीढ़ होती है वो, एक तो ये आपका एजुकेशन और दूसरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर यही मजबूत नहीं देश का है तो फिर वो देश किधर जा रहा है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस देश की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही खराब हो चुका है, बहुत खराब हो चुका है। कोई भी एक भी एग्ज़ाम ढंग से नहीं हो रहा है यहाँ पर। अभी पता लग रहा है नीट के बच्चे वो परेशान हैं, इंजीनियरिंग के भी परेशान हैं, ना कोई जॉब कहीं वैकेंसी है, कुछ भी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है पता लग रहा। और इधर एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो जा रहे हैं, कहीं उसमें कोई धांधली हो जा रही है। करे तो जो स्टूडेंट है क्या करे वो। इसलिए आप पढ़ाई फोकस करिए और खुद भी एक जो है प्लान बी रखिए अपना, मैं इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, फोकस करिए, अपना जो एम है उस पर फोकस करिए, साथ में एक प्लान बी भी रखिए, क्योंकि आज के समय में कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसी सिचुएशन चल रही है देश की, कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ का जो मीडिया है वो तो एकदम बिक गया है, उसका कोई मतलब ही नहीं उसको है, कोई उसको मतलब नहीं है, ना तो देश की अर्थव्यवस्था से, ना तो देश के स्टूडेंट से, ना तो देश के लोगों से। उसको कोई मतलब ही नहीं है कि वो किसी चीज़ को लेके आवाज़ उठाए, कोई मतलब नहीं उसको है। पहले होता था कि जब यहाँ का कोई नेता जो होता था, वो जब कहीं विदेश जाता था तो पता लग रहा है वो वहाँ से, वहाँ की जो नीतियाँ होती थी, देखते थे कि कैसे बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्या वो लोग कौन सी योजनाएं लागू कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति लगा रहे हैं, वो सब सीख के आए थे नेता। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के समय में हमारे जो नेता होते हैं वो जब विदेश जाते हैं तो ये दिखाया जाता है टीवी पर कि आज वो सबसे आगे खड़े थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे खड़े थे सबसे आगे, बाकी सारे देशों के नेता पीछे खड़े थे। ये नहीं दिखाया जाता कि वहाँ से सीख के क्या है, ये कुछ नहीं पूछता है, कोई मीडिया वाला नहीं पूछता है कि वहाँ से आप वहाँ गए थे तो वहाँ से कुछ नया क्या लाए अपने देश में। पहले क्या होता, कंप्यूटर कैसे आया देश में, कंप्यूटर कैसे आया था। पहले समय में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी बाहर की, हाँ बाहर के लोग फॉरेन कंट्री में ये चीज़ें यूज करते हैं, इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से अपने जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके लिए ये योजनाएं लागू कर रहे हैं, इनसे फायदा हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है। लोग ये सोचते थे जो यहाँ के मिनिस्टर्स होते थे, और वो यहाँ अपने देश में भी लागू करते थे, ये हमारे देश के लिए अच्छा है, इसको यहाँ पर लागू करना चाहिए या ये चीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। इससे क्या है, एजुकेशन स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी आगे बढ़ेगा, सोचते थे। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं होता है। आज के समय बस ये देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर किसके सामने सीना करके खड़े थे,
बस किससे किससे हाथ नहीं मिलाए, किसको मुंह तक नहीं दिखाए, ये होता है। कोई भी इस मामले में सबसे शर्मनाक बात है कि हमारे देश की जो मीडिया है मर चुका है एकदम। उनकी तो आत्मा ही मर गई है, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आप अपना पढ़ाई पे फोकस करिए और साथ में ये मत सोचिए कि यही हमारी जिंदगी है। इसलिए बहुत शर्मनाक बात है, मैंने देखा कि कंटिन्यूअसली कोई ना कोई एग्जाम कैंसिल हो रहा है या उसमें धांधली हो जा रही है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कंटिन्यूअसली आ रही हैं, कोई भी एक एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा है। बहुत शर्मनाक बात है इस देश के लिए, बहुत शर्मनाक बात है। सभी स्टूडेंट से यही कहते हैं, आप अपने पे डिपेंड रहिए, गवर्नमेंट के बारे में मत सोचिए, अपने एग्जाम के बारे में मत सोचिए, एक साथ में प्लान बी भी रखिए। हो जा रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो आप उस पर जाइए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। ओके, जैसे अभी अपने देश में आत्मनिर्भर बन रहा है। अभी स्मार्ट सिटी देखे हो आप? स्मार्ट सिटी के देखे हो क्या आप? क्या लखनऊ चले जाइए, जयपुर चले जाइए, आप बहुत सारी यहाँ अपने कंट्री में स्मार्ट सिटी है। अभी बरसात के समय इतना इतना पानी ऐसे तैर के जाओगे ऐसे स्मार्ट सिटी, ऐसे स्मार्ट सिटी अपने देश में है। ये स्मार्ट सिटी शायद आप कभी देखे नहीं होंगे। अगर देखना हो स्मार्ट सिटी तो बाहर अपने घर से बाहर निकलिए, आपको स्मार्ट सिटी दिख जाएंगी। आपको ये स्मार्ट सिटी, कितनी स्मार्ट सिटी अपने देश में है। सिर्फ आपको मूर्ख बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है, समझे आप? स्मार्ट सिटी देखना है, आप बाहर जाइए, एक नाव लेके जाइए साथ में, आपको स्मार्ट सिटी दिख जाएंगी। और यहाँ की जो वो रोडें हैं वो अमेरिका से भी ऊपर की रोडें हैं। वो यहाँ के जो नेता लोग हैं ना, कह रहे थे कि अमेरिका जैसी रोडें देंगे आपको, जापान जैसी टेक्नोलॉजी देंगे आपको, तो आप देख सकते हैं आप बाहर निकल के। लेकिन हाँ, नाव जरूर लेके जाएंगे, तो गारंटी नहीं है आपके जीवन की। ये सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है? चलिए, जो भी है आपका फ्यूचर अपने हाथ में है और उस हिसाब से आप सोचिए और पढ़ाई करिए आप, ठीक है? इसलिए कहते हैं समय बर्बाद मत करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे और पता लग रहा कि आपका टाइम भी जाता रहेगा। सो इसलिए अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप सेल्फ डिपेंडेंट कोई काम कर सकते हैं। आप, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी, एक एग्ज़ाम और ज़िंदगी नहीं हो सकती है, इस बात को मान के चलिए आप, ठीक है? कोई भी एक एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी नहीं हो सकती है। हो जा रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है आप छोड़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं आप, ठीक है? तो चलिए पढ़ाई करते हैं, ये तो सब चलता रहेगा ऐसे ही जीवन में, लेकिन सोचना ज़रूरी है, अवेयर होना ज़रूरी है कि क्या हमारे लिए, हमारा देश, हमारे लिए जो नेता हमारे हैं, जिनको वोट कर रहे हैं हम, किस लिए वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं, उनसे हमें क्या मिल रहा है और हम क्या कर रहे हैं देश के लिए। सही चीज़ों को सोचना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं। ये चीज़ है, अगर हमने वोट किया हमने है तो हमारा हक भी हर चीज़ का जानने का, ठीक है? तो इसलिए, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो देश की रीढ़ की हड्डी होती है वो होता है एजुकेशन और हेल्थ केयर। अगर हेल्थ केयर, एजुकेशन ही अगर चरमरा जाएगा तो फिर देश कहाँ जाएगा, आप खुद ही सोच सकते हो। एजुकेशन नींव होती है किसी देश की, और यहाँ का एजुकेशन आप सभी लोग जानते हो। चलिए, जो भी है, तो इससे पहले जो लेक्चर लिए थे वो, उसमें आपको मैंने प्रोटिस्टा कंप्लीट करा दिया था। प्रोटिस्टा में क्या क्या था, जो अमीबाइड प्रोटोजोन्स थे और अमीबाइड प्रोटोजोन्स के फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, वो भी आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद में, हाँ चल रहा है माइक, कभी कभी होता है कि माइक डिस्चार्ज हो जाती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं और पता लगता है कि घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए, फिर बाद में घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद में देख रहे थे माइक ही नहीं चल रही है, तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत गुस्सा आती है फिर। इसलिए चेक करते रहना ज़रूरी है। हाँ, तो फिर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कंप्लीट कर दिए थे। अब फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद में फिर सीलेटेड प्रोटोजोन्स, वो भी कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद में सीलेटेड प्रोटोजोन्स के बाद में आता है ये आपका स्पोरोजोन्स, वो भी कंप्लीट कर दिए थे,
ठीक है, यहाँ तक आपको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब एक बार रिवीजन आपको करा देते हैं। जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें बेसिकली सिलिया पाए जाते हैं, और इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, इसमें सिलिया पाए जाते हैं सिलेटेड प्रोटोजोन्स में, और इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। अब पैरामीशियम में क्या होता है, एक कैविटी पाई जाती है। जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें कैविटी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, गलेट कैविटी। ठीक है, अब गलेट कैविटी जो होती है वो क्या होती है, बाहर की तरफ खुलती है। गलेट कैविटी क्या होती है, वो बाहर की तरफ ओपन होती है, और इसकी बॉडी पर क्या होता है, बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं चारों तरफ। गलेट कैविटी के चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं। सॉरी पैरामीशियम, जो सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं उनके चारों तरफ बहुत सारे सिलिया पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है, वो वाटर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे वाटर इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो क्या होता है, सिलिया होते हैं वो ऐसे कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सिलिया से, कोऑर्डिनेटेड ऐसे मतलब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे, ऐसे इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करेंगे। अब ऐसे जब कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं सिलिया तो वाटर उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है। उसके साथ में वाटर के साथ में क्या होता है, फूड पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर जाते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है, इस तरीके से वो सिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके बॉडी में इंटर कर जाते हैं, किसके थ्रू, गलेट कैविटी के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या सिलिया का क्या काम होता है, जो सिलिया होते हैं वो वाटर को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और वाटर के साथ में फूड पार्टिकल भी इंटर कर जाता है। ठीक, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इसमें सिलेटेड प्रोटोजोन्स में 2 टाइप के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और जो मैक्रो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जो 2 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, पहले वाले को जो फर्स्ट माइक्रो न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है उसको, उसका काम क्या होता है, वो रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और ये जो होता है इसको हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद में हम आते हैं सेकेंड वाले को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। अब माइक्रो न्यूक्लियस का क्या काम है, उसका जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है उसमें वो क्या करता है, माइक्रो न्यूक्लियस वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसमें दोनों में पार्टिसिपेट करता है, एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल हो, दोनों में पार्टिसिपेट करेगा माइक्रो न्यूक्लियस। इसको हम जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको माइक्रो न्यूक्लियस को जनरेटिव न्यूक्लियस बोलेंगे। अच्छा, अब आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे। जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होता है उसमें क्या होता है, बेसिकली लोकोमोशन के लिए क्या पाया जाता है, आप समझ ही सकते होंगे, लोकोमोशन के लिए इसमें फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर क्वेश्चन एनटीए बनाते हैं तो यही से क्वेश्चन बनाएंगे कि जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं वो जो होता है उस क्या कॉज करते हैं, कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, बहुत सारी डिजीज दे देंगे अलग अलग, लेकिन ये क्या करते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेंगे। और इसका जो पैथोजन है वो कौन सा होता है, ट्रेपैनोसोमा। ट्रेपैनोसोमा जो होता है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इंपॉर्टेंट बात है ये इसमें की। अब इसके बाद में आते हैं कौन सा, अमीबॉइड प्रोटोजोवंस। अमीबॉइड प्रोटोजोवंस में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये होता है कि इसका लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसमें। तो अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर फॉल्स फिट बोलते हैं, और फॉल्स फिट ही क्या होते हैं, स्यूडोपोडिया होते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू अमीबा क्या करता है, या अमीबॉइड प्रोटोजोवंस जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं वो। ठीक है, इसमें लोकोमोटरी जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो होते हैं फॉल्स फिट। ठीक है, फॉल्स फिट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम अमीबॉइड प्रोटोजोवन में अगर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो इनकी जो मरीन फार्म होती है, किसकी, अमीबॉइड प्रोटोजोवंस की, जो मरीन फार्म होती है वो उसके सरफेस के ऊपर सिलिका सेल पाई जाती है। जिसकी मरीन फार्म होती है उसकी सरफेस के ऊपर
कौन सी, सिलिका सेल की एक लेयर पाई जाती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन बनता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये। ठीक है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक बचता है स्पोरोजोवंस। जो स्पोरोजोवंस होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, और एंडोपैरासिटिक होते हैं। ठीक है, अच्छा स्पोरोजोवंस की अगर हम बात करें तो आप स्पोरोजोवंस की अगर बात करोगे जैसे कि प्लाज्मोडियम, तो इसके डिटेल की स्टडी कहाँ पर करोगे, जाके आप क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल स्टडी करोगे वहां पर जाके आप। ठीक है, अब क्या होता है कि जो स्पोरोजोवंस होते हैं इसमें प्लाज्मोडियम जो होता है वो क्या करेगा, वो मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या करेगा, मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट शो करती है, मतलब गहरा प्रभाव छोड़ती है ह्यूमन पॉपुलेशन पर। ठीक है, यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिजीज होती है ह्यूमन पॉपुलेशन पर स्टैगरिंग इफेक्ट शो करती है। तो स्टैगरिंग जो होती है, स्टैगरिंग इफेक्ट कौन शो करेगी, मलेरिया, मतलब ये अपना बहुत गहरा प्रभाव छोड़ती है। पहले टाइम पर क्या होता है, मलेरिया बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, उसके लिए क्या होता है गवर्नमेंट के थ्रू ऐड वगैरह चलाए गए, मतलब इससे बचने के उपाय बताए गए कैसे कैसे कि हाँ भाई कहीं पर पानी जमा ना रखो, कहीं पर इकट्ठा इस तरीके से पानी ना रखो, मच्छरों को उत्पन्न ना होने दो, और मच्छरदानी का यूज करो। इस तरीके से बहुत सारे मतलब उपचार ही बताए गए हैं। और कोई लक्षण दिख रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को बताया जाए, संपर्क करिए डॉक्टर से। तो इससे धीरे धीरे अब मलेरिया का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद में यहाँ पर तो ये प्रोटोजोअन्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, यहाँ पर हम क्या पढ़ लिए, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो भी यूनिसेलुलर थे वो सब कंप्लीट हो गए। ठीक है, जैसे कि आपको हम बताते हैं, पहले मोनेरा था। ठीक है, क्या था, मोनेरा। उसके बाद में फिर क्या पढ़े, मोनेरा के बाद में फिर आए, मोनेरा के बाद में ये तो मोनेरा कंप्लीट हो गया था, और मोनेरा के बाद में क्या पढ़े थे, प्रोटिस्टा। ठीक है, मोनेरा के बाद में प्रोटिस्टा पढ़े थे, प्रोटिस्टा। ठीक, अब मोनेरा पढ़ लिए, प्रोटिस्टा पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके बाद में अब क्या पढ़ेंगे, फंजाई। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ठीक, अब आपको हम एक चीज बताते हैं कि जैसे कि मोनेरा जो था वो क्या था, मोनेरा यूनिसेलुलर था यूनिसेलुलर। ये क्या था, यूनिसेलुलर था। ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर था, ये भी यूनिसेलुलर था। अब फंजाई क्या है, फंजाई क्या है, फंजाई है मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। फंजाई जो है वो क्या है, मल्टी सेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर मोनेरा है, प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर था, फंजाई मल्टी सेलुलर। ठीक है, और ये क्या थे, ये प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट्स थे। ये क्या थे, यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स थे। ये क्या है, यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स हैं। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आर.एच. विटेकर के जो 5 क्यूबिनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि मोनेरा जो था वो क्या था, यूनिसेलुलर था। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा क्या था, यूनिसेलुलर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एडवांसमेंट आपको देखने को मिला कि क्योंकि ये यूकैरियोट्स थे और यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर क्या यूनिसेलुलर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी यूनिसेलुलर आते थे सबको उठा के या तो मोनेरा में डाल दिया गया, अगर यूकैरियोट्स हैं तो उसको उठा के यूनिसेलुलर को यूकैरियोट्स में डाल दिया गया। है सही बात कि नहीं सही बात है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया है कि अगर यूकैरियोट्स थे उनको उठा के यूनिसेलुलर कहाँ डाल दिया गया,
प्रोटिस्टा में डाल दिया गया। अब जो भी मल्टीसेलुलर दिखाई पड़ा, ठीक है, मल्टीसेलुलर दिखाई पड़ा, यूकेरियोट्स, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट दिखाई पड़ा, लेकिन उसमें कुछ विशेषता ऐसी पाई गई जिसके थ्रू फंजाई में डाला गया। और वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे, वो जो ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, हेटेरोट्रॉफिक थे, ठीक है। वो कैसे ऑर्गेनिज्म थे, वो हेटेरोट्रॉफिक थे, जो कि जिनको उठा के फंजाई में डाला गया, ठीक। तो यूनिसेलुलर कहाँ कहाँ पर है, आपको मैंने कहाँ कहाँ बताया, एक तो मोनेरा में, ठीक है, एक कहाँ होंगे, मोनेरा में होंगे, और दूसरे जो यूनिसेलुलर हैं वो कहाँ होते हैं, प्रोटिस्टा में। बस डिफरेंस इतना है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं जहां पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है यहाँ पर, और ये क्या है, ये यूकेरियोट्स हैं जहां पर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यूनिसेलुलर ये भी थे, यूनिसेलुलर ये भी थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर फंजाई ये पढ़ेंगे, यहाँ पर कैसे पाए जाएंगे, मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स पाए जाएंगे, वो भी कैसे थे, हेटेरोट्रॉफ थे यहाँ पर, ठीक है। मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स हैं, वो भी कैसे थे, हेटेरोट्रॉफ थे, ठीक है। तो अब आते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मुन्ना में यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर हैं, ठीक है। इनको डिफरेंस इस बात पे करेंगे, जो भी ऑर्गेनिज्म हमको मिले उनको डिफरेंस इस बात पे करें कि वो प्रोकैरियोट्स हैं या फिर यूकेरियोट्स हैं। अगर यूकेरियोट्स हैं तो उनको प्रोटिस्टा में रखेंगे, और या फिर अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो उनको उठा के हम कहाँ रखेंगे, मुन्ना में, ठीक है। बस डिफरेंस इतना ही था, ठीक। अब आते हैं, आज जो शुरू करेंगे, अब यहाँ तक तो अपन कंप्लीट कर लिए हैं, कहाँ तक, यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिए हैं, बजाओ ताली, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं फंजाई पे, जो कि आज शुरू करेंगे फंजाई, ठीक है। बेसिकली फंजाई में क्या था, ठीक है, तो अभी इसको नोट नहीं करना है, ये तो बेस था बताने के लिए क्या कंप्लीट किए हैं क्या नहीं, ठीक है। और उसके बाद में आज पढ़ेंगे फंजाई। अच्छा, एक चीज आप और देख रहे होंगे कि ये जैसे आपको जो पढ़ाएंगे उसको जब सोचा करो, जैसे आपको बता रहे हैं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप एक एवोल्यूशन लेके चलिए, एवोल्यूशन लेके चलिए कि पहले क्या थे, मोना थे जो बहुत प्रिमिटिव टाइप के थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उनमें एवोल्यूशन हुआ और वो क्या हुए, थोड़े इवॉल्व हो गए, उनमें क्या है, ट्रू न्यूक्लियस देखा जाने लगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी उनमें पाया जाने लगा, ठीक है। जाइगोट बनने लगा, गैमीट का फ्यूजन होने लगा, जाइगोट बनने लगा। इस तरीके से धीरे धीरे आप एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फंजाई। फंजाई में बेसिकली यहाँ पर आपको स्पोर देखने को मिलेंगे फंजाई में, और बेसिकली क्या है कि ये वहां से और एडवांस टाइप की है, इसमें और एडवांसमेंट देखने को मिलेगा यहाँ पर फंजाई, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एवोल्यूशन जो है कहाँ शुरू हुआ था, वाटर से, धीरे धीरे वाटर से धीरे धीरे लैंड पर आ गया, ठीक। फंजाई आप कहाँ देखते हो, फंजाई आप देखते हो आपके घरों में पाई जाती हैं फंजाई। जैसे कि आपने क्या हुआ कि क्या किया, आपने एक ब्रेड लिया, ब्रेड आपको एग्जांपल पहले बता चुके हैं लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं एग्जांपल कि आपने एक ब्रेड लिया, उसको आपने छोड़ दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। उसको आपने ऐसे रख दिया ब्रेड को, और कुछ दिन के बाद आप जब वो देखेंगे तो उसके ऊपर कहते हैं ना फफूंद लग गई है। तो बेसिकली है क्या ये बेसिकली फंजाई ग्रो कर जाती है उसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर क्या करी, फंजाई ग्रो कर जाती है। अब फंजाई क्या करती है, वो क्या करती है, अपने क्या होती है थ्रेड लाइक, उस पर ग्रो करने का तरीका क्या होता है उसका है कि जैसे कि ये आपकी ब्रेड पड़ी है, ठीक है, आपने खाया नहीं, ठीक है, ये ब्रेड पड़ी है, ठीक है, ये ब्रेड है। अब उसके ऊपर आपने क्या किया, ये ब्रेड है, ये है ब्रेड, ऐसे है ब्रेड ये, ठीक, ये ब्रेड है। अब ब्रेड के ऊपर क्या किया, ये है हाइफी, ऐसे ग्रो कर गई ब्रेड के ऊपर हाइफी, ठीक। और ऐसे कई हाइफी जो होंगी वो ऐसे मिलके ऐसे, ठीक है, ऐसे कई हाइफी मिलके वो क्या करती हैं, ये माइसीलियम पूरा बना लेती हैं। एक अगर धागे को देखोगे तो इसको हम बोलेंगे हाइफी, अगर एक धागे की अगर बात करते हैं इसमें से हैं, और ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम, इसको हम बोलेंगे माइसीलियम, ठीक है। अब ये इसके ऊपर ग्रो कर जाएगी।
अब जब ग्रो कर जाएगी तो ये कुछ समय के बाद में इसको डाइजेस्ट करना शुरू करेगी। अब डाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है वो हम आपको बताते हैं। फंजाई क्या करेगी, ये फंजाई बेसिकली अपने एंजाइम को सिक्रेट करेगी, ठीक है। आप देखते हो कि अगर कुछ दिन के बाद जब आप ब्रेड छूते हो उसको, देखते हो बहुत चिपचिपी सी लगती है ना, क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गई, वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है वो, ठीक है, इसीलिए वो चिपचिपी लग रही है। वो ऐसे जब छूओगे तो वो ऐसे लगेगी कि मतलब थोड़ा लिक्विड टाइप की हो रही है, चिपचिपी टाइप की लग रही है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो डाइजेशन, उसका डाइजेशन शुरू हो गया, वो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो वही यहाँ पर क्या, ये क्या करेगी, अपने एंजाइम को इस पर छोड़ देगी, ब्रेड के ऊपर, ये जो ब्रेड है इसके ऊपर अपने एंजाइम को छोड़ देगी। अब जब ब्रेड के ऊपर अपने एंजाइम को छोड़ेगी तब क्या होगा कि ये डाइजेशन शुरू हो जाएगा इसका। जैसे भाई हम लोग क्या करते हैं कि खाने को लेते हैं और ऐसे तोड़ के और ऐसे खा जाते हैं, ठीक। डाइजेशन अंदर होता है अपने, और वहां पूरी प्रोसेस होती है अंदर डाइजेशन होने की। लेकिन फंजाई का सिस्टम ये होता है कि ये जैसे अपने जो होते हैं एंजाइम वो अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तभी तो अंदर डाइजेशन हो रहा है ना। लेकिन फंजाई क्या करती है, अपने एंजाइम को बाहर निकालती है। जो भी वहां पर जो मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है, जिस पर इसे फीड करना होता है, उस पर क्या करती है फंजाई, ये अपने एंजाइम को रिलीज करती है। और जैसे ये ब्रेड है, ठीक है, ये क्या है, ये ब्रेड है, ठीक। अब ब्रेड के ऊपर क्या करेगी, ब्रेड के ऊपर ये फंजाई क्या करेगी, अपने एंजाइम को सिक्रेट कर देगी। अब क्या होगा कि ये डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगी, और कुछ समय के बाद में ऐसे क्या पड़ा रहेगा, इससे कुछ समय के बाद में ये बचेगा, ये, ठीक है। हम इसको ये ब्लैक से नहीं दिखाते हैं क्योंकि ब्लैक से फंजाई बनाए हैं हम, ठीक है, तो ब्लैक से नहीं दिखाएंगे, इसको ब्लू से दिखाते हैं। ऐसे ऐसे ये क्या बचा, डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये ऑर्गेनिक, ये क्या बचा, ऑर्गेनिक, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर बचा। यहाँ पर लिख सकते हो सॉल्युबल लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर लिख लो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर। क्या लिखोगे, सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर बचा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या करेगी, इसको जो है ये ऑर्गेनिक मैटर, ये अब इस पर फीड कर लेगी, ठीक है। डायरेक्ट ये ना, ऐसा जैसे अपने लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रेड को उठाया खा जाते हैं, लेकिन ये इसको डाइजेस्ट कर लेगी पहले। अब जो डाइजेस्ट किया सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या करेगी, उस पर फीड करेगी। ये आप समझ में आएगा कैसे डाइजेशन का हुआ। इसने क्या किया, अपने एंजाइम को ब्रेड के ऊपर बाहर निकाला, ठीक है, ब्रेड के ऊपर अपने एंजाइम को बाहर निकालेगा, ये डाइजेस्ट कर जाएगी और ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा तब ये फीड कर लेगी ये फंजाई। इस तरीके से इसका क्या होता है, ये डाइजेशन करती है, ठीक है। अब आते हैं कि क्या, अब आपको बताते हैं जो फंजाई होती हैं बेसिकली, ये तो आपको बता ही दिए कि वो यूकेरियोट्स होती हैं। और क्या होती हैं ये फंजाई, यूकेरियोट्स और हेटरोट्रॉफ्स होती हैं, हेटरोट्रॉफिक होती हैं, ठीक है। और अगर ये यूकेरियोटिक हैं और ये क्या होती है, मल्टीसेलुलर होती हैं। अगर ये यूकेरियोटिक हैं तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और ये हेटरोट्रॉफिक होती हैं, वो तो आपको दिखाई दिए हैं, किसी के ऊपर फीड करती हैं, किसी चीज़ के ऊपर पैरासिटिक टाइप की होती हैं, सेप्रोफाइट टाइप की होती हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक टाइप की होती हैं, ठीक। इनमें 3 तरीके का न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। अब बेसिकली एक इसमें एक्सेप्शन भी दे रखा है, वहाँ पर लिखा है एक्सेप्ट, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, वो क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। ईस्ट के थ्रू हम क्या बनाते हैं, ब्रेड एंड बियर बनाते हैं हम, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके बाद में कुछ फंजाई भी दे रखी हैं, तो उनकी बात करते हैं। ये एल्वियो, एल्वियो क्या है, वो व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करती है, व्हाइट रस्ट डिजीज करती है, मतलब व्हाइट स्पॉट। जब आप सरसों को देखेंगे तो उसके ऊपर क्या होता है, ऐसे व्हाइट स्पॉट ऐसे देखने को मिलेगा, व्हाइट स्पॉट ऐसे देखने को मिलेगा सरसों की पत्ती के ऊपर ऐसे, तो सरसों की पत्ती होती है उसके ऊपर ऐसे व्हाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, वो बेसिकली एल्वियो कॉज करता है। एल्वियो क्या है, फंजाई होती है, ठीक है। और ब्रेड मोल्ड तो आपको बताई दी, ब्रेड मोल्ड तो यही आपको बताएं, ये ब्रेड के ऊपर जो ग्रो करती है उसे ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ठीक है।
फ्रूट अगर आप रख दे रहे हो, फल कहीं से रख दे रहे हो, तो उसके ऊपर क्या होता है, फंजाई ग्रो कर जाती है, फफूंद लग जाती है बेसिकली। तो वो भी क्या होती है, फंजाई होती है, जो फल के ऊपर देखने को मिलता है आपको फफूंद। ठीक है। पक्सिनिया की अगर हम बात करते हैं तो पक्सिनिया क्या होता है, पक्सिनिया एक फंजाई होती है जो कि क्या करती है, वीट रस्ट डिजीज को, वीट रस्ट डिजीज को, वीट। ध्यान रखिए ये क्या है, जो इसके ऊपर व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है, ठीक है, ये एल्बियो कॉज करता है। लेकिन जो वीट रस्ट डिजीज होती है वो पक्सिना कॉज करता है, रस्ट डिजीज को बोलते हैं। ऐसे एग्जाम में कई बार आया है कि रस्ट डिजीज कौन कॉज करता है, तो उसमें एल्बियो, स्टिलागो, इस तरीके से कई दे रखे होते हैं, लेकिन वहां पर जो वीट रस्ट डिजीज कॉज करता है वो पक्सिनिया कॉज करती है। और ये पक्सिनिया जो कॉज करती है, आप वीट का प्लांट देखिए, जो लोग गांव से होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो वीट का जो प्लांट होता है, उसके ऊपर ब्राउन कलर के से स्पॉट देखने को मिलते हैं, स्टेम के ऊपर, लीफ के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट देखने को मिलते हैं। वो जो होता है पक्सिनिया के द्वारा ही कॉज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अगर हम बात करते हैं स्टिलागो की, तो स्टिलागो जो होता है वो स्मट डिजीज कॉज करता है। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्टिलागो क्या होता है, स्मट डिजीज कॉज करता है। ये बेसिकली आप मेज में देखेंगे, ठीक है, मेज में देखेंगे, वीट में देखेंगे, सुगरकेन में देखेंगे, ये डिजीज देखने को मिलेगी आपको। बेसिकली स्मट डिजीज के थ्रू देखने को मिलती है, ये स्टिलागो के थ्रू देखने को मिलती है। और वेल नोन जो आपको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है, वो भी पेनिसिलियम जो होता है उसके थ्रू मिलती है। पेनिसिलियम क्या होता है, फंजाई होती है, उसके थ्रू हम क्या देखने को मिलेगा, पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, और यीस्ट तो पता ही है आपको, यीस्ट जो होती है वो, उससे आप ब्रेड एंड बियर तैयार करते हैं, बेकर्स इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है यीस्ट। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, फंजाई हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं हमारे जीवन में, या फिर जो डिजीज कॉज करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा अगर नम कहीं जगह पर होती है और थोड़ा सा ह्यूमिड कंडीशन होती है, वार्म कंडीशन होती है, गर्म मौसम है, और वहाँ पर क्या होता है, आप किचन में से छोड़ दे रहे हो ब्रेड वगैरह, तो उस पर क्या फफूंद लग जाती है। वार्म और थोड़ा नमी एरिया में वहाँ पर बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन, मतलब हर जगह पाई जाती हैं ये फंजाई। ठीक है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में पाई जाती हैं ये। बेसिकली ये जो होती हैं, ये क्या होता है कि कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है, हर जगह पाई जाती हैं। ठीक, अगर हैबिटेट के बाद में अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, अब आगे क्या स्ट्रक्चर की, देखो क्या है, जैसे कि आपको मैंने मोनरा में पढ़ाया, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रोटिस्टा में पढ़ाया, वैसे ही आपको फंजाई पढ़ाऊंगा। एक सीरीज सीक्वेंस है, जैसे वहाँ पर हैबिटेट, स्ट्रक्चर, उसके सेल वॉल और फ्लैजिला वगैरह, इस तरीके से जैसे वहाँ पर पढ़ाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको हम एक सीक्वेंस में ही पढ़ाएंगे, ताकि आप अच्छे से रिकॉल कर सकें और अच्छे से दिमाग में उसको सेट कर सकें। ठीक है, तो ये एक एक जैसे हेडिंग में जो आप पढ़ते हैं तो वो जल्दी दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक है, तो शायद यहाँ तक जितना मैंने आपको समझाया है, शायद यहाँ तक आपको दिमाग में, आपके दिमाग में बातें सेट हो गई होंगी, और नहीं सेट हुई हैं तो फिर से सुनिए ध्यान से। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लॉन्ग थ्रेड एक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड को क्या बोलेंगे, हाइफी। और ऐसे कई हाइफी जो मिलते हैं और वो इस नेटवर्क बनाते हैं, जैसे एक ये हाइफी है और एक ये हाइफी है, और एक ऐसे हाइफी हो गई, एक ऐसे हाइफी हो गई, ऐसे क्या होता है, नेटवर्क बन जाता है इनका। ऐसे कई हाइफी ऐसे मिल गई, नेटवर्क बनाती हैं, तो इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, हम माइसीलियम बोलते हैं। इस नेटवर्क को क्या बोलेंगे, हम माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, आपको दिखाते हैं। और हाइफी वेव के भी कई टाइप होते हैं। तो और ये हाइफी क्या करती हैं, आगे चल के जब ब्रेड पर जब ये ग्रो करती हैं, ठीक है, ब्रेड के ऊपर जब ग्रो करती हैं तो क्या करती हैं, जैसे क्या है कि ब्रेड है या फ्रूट है जो भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो मतलब हमेशा चलते ही रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती हैं, ये फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं। जब आप
वही फफूंद को जब देखोगे तो उसको बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे धागे टाइप के ऊपर की तरफ निकले रहते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे धागे निकले रहते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ से लंबे लंबे ऐसे धागे निकले रहते हैं। जब फफूंद के ऊपर देखो बहुत ऐसे पड़ोस से देखोगे ऐसे धागे निकले रहते हैं, वो क्या होते हैं बेसिकली, वो क्या होते हैं, वो फ्रूटिंग बॉडी होती है और उनके ऊपर स्पोर लगे होते हैं। ठीक है, वही जो स्पोर होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर ग्रो कर जाते हैं। इस तरीके से मतलब उनका जीवन चलता रहता है इसका फंजाई का। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये जैसे ये क्या है, हाइफी है। ठीक है, ये एक हाइफी है। ठीक, और ये क्या है, ऐसे कई हाइफी मिलके ऐसे कई हाइफी मिलके क्या बन गया, ये माइसिलियम बन गया। और यही हाइफी जब कहीं मतलब किसी के ऊपर जब ग्रो कर रही होती हैं, ठीक है, ऐसे सपोज मान के चलो कोई ब्रेड वगैरह पड़ी हुई है, ब्रेड या फिर कोई भी चीज है जहाँ पर ग्रो कर सकती हैं ये, ठीक है, रोटी या कुछ भी इस तरीके से पड़ी है यहाँ पर, उसके ऊपर जब ग्रो करेंगी ये, तो क्या होगा, इनमें से आपको ये ऐसे माइसिलियम देखने को मिलेगा, ये ऐसे माइसिलियम देखने को मिल जाएगा ऐसे, और यहाँ से आपको ऐसे कुछ ऐसे धागे से देखने को मिलेगा इस तरीके से ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं, ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। इनके ऊपर क्या होंगे, इनके ऊपर ऐसे स्पोर देखने को मिलेंगे और यही स्पोर दूसरे जगह जाके वहां पर ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो ये क्या है, हाइफी है। ये क्या है, हाइफी, ये क्या है, माइसिलियम। ठीक है, ये माइसिलियम हो गया। और जो होती है ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी जो ऊपर की तरफ ऐसे निकली रहती है, ऊपर की तरफ फ्रूटिंग बॉडी, उनके ऊपर स्पोर लगते हैं, स्पोर दूसरी जगह जाके ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक, तो अब आते हैं, पहले आपको कुछ लिखवा देते हैं। तो कहोगे सर बताते जा रहे काफी समय से, सबने कुछ लिखवाया नहीं है, तो लिखवाना भी जरूरी है। तो आगे समझो क्या। ठीक है, चलो एक पहले एक घूंट मान लेते हैं, काय का एक घूंट जीवन का। तो सबसे पहले डाल दो भैया हेडिंग फंजाई। क्या डालोगे, अरे भैया हाँ चल गया फंजाई। अब सबसे पहले जो हेडिंग डालोगे, कुछ पहले फीचर लिख लो। सिंपल सी चीज है जो कि एनसीईआरटी में जब शुरुआत में पढ़ोगे, ठीक है, तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि ये जो होते हैं मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो these are, ले लो, these are multicellular, these are multicellular eukaryotes, these are multicellular eukaryotes, these are multicellular। इनको इस तरीके से लिख लो, हम बताते हैं, ऐसे नहीं, इनको लिखो these are multicellular हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट्स लिख दो, एक ही में सब आ जाएगा। हेटेरोट्रॉफिक, these are मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट्स। ठीक है, यूकेरियोट्स। ठीक, these are मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफिक यूकेरियोट्स। ये हो गया, समझ में आ गया, अब पूरा इसमें कंप्लीट हो गया।
मल्टीसेलुलर हो गए, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और यूकेरियोट्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक हो गया। अब इसमें एक एनसीईआरटी में और लाइन लिखी है, वो क्या लाइन लिखी है, हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए। वो लिखी है कि ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, किसमें, मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट में। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, आपको जैसे पता है भी थे अभी, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, दे शो, ठीक है, फंजाई they show great diversity in this group. They show great diversity in morphology and habitat. Morphology and habitat, ठीक है। They show great diversity in morphology and habitat. ये एक इम्पोर्टेंट लाइन इसकी है, एनसीईआरटी में दे रखी है, तो लिखवा देते हैं, ठीक। तो अभी आप इतना 2 लाइन नोट कर लो। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, यहाँ से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं ये, और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में। एक ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि मतलब किसमें डाइवर्सिटी, ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है। किसमें डाइवर्सिटी शो करते हैं, मॉर्फोलॉजी में और हैबिटेट में ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, नोट कर लिए। अब आते हैं किस पर, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आप नोट कर लो, एग्जाम्पल जो भी बताए थे वो एग्जाम्पल नोट कर लीजिए बस। एग्जाम्पल कौन कौन सा एग्जाम्पल रहेगा, तो सबसे पहले जो है एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लिखिए, यही लिख लीजिए, ब्रेड, BRED, ब्रेड, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिए ब्रेड, मॉइस्ट ब्रेड लिख लीजिए, मॉइस्ट ब्रेड, ब्रेड नहीं, खाली ब्रेड नहीं, मॉइस्ट ब्रेड लिख लीजिए। ये आएगा मॉइस्ट ब्रेड। आप सही है, ठीक है, आप समझ में आएगा। और दूसरा लिख लीजिए रोटन फ्रूट, ठीक है, रोटन फ्रूट मतलब कोई खराब जो हो जाता है ना, वो रोटन फ्रूट। और तीसरा लिख लीजिए मशरूम, लिख लीजिए, ठीक है, मशरूम जो आप लोग खाते हैं, ठीक है। तो मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पर फंजाई पाई जाती है, प्रोटीन फ्रूट के ऊपर भी फंजाई पाई जाएगी, ठीक है, यहाँ पर ग्रो कर सकती है, मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर ग्रो कर सकती है। मशरूम जो होती है, मशरूम की अगर बात करते हैं तो मशरूम के ऊपर जैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, अगेरिकस, यहाँ पर अगेरिकस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब जो अगेरिकस होता है, अगेरिकस
इडेबल, इडेबल जो होता है एगेरिकस वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक, एगेरिकस। और ये हो गई मशरूम जो खाते हैं आप, एडेबल। यहाँ पर एक आगे लिख लो, एडेबल लिख लो, एडेबल, ठीक है। क्या बात है यार, आज दिमाग भाई कुछ नहीं काम करा ढंग से। अब बेटर लग रहा है, लग जाता ना कुछ सही नहीं लग रहा है हमको। एडिबल, ठीक है, एडिबल फंजाई हो गई है, एगेरिकस एडिबल। और यहाँ पर एक लिख लो, टोडस्टोल। तो जो टोडस्टोल्स होती है ये आपकी क्या होती है, टोडस्टोल ये होती है पॉइजनस, ये पॉइजनस होती है। ये मतलब है ये भी मशरूम आपकी, लेकिन ये क्या होती है, पॉइजनस होती है टोडस्टोल। ये जो फंजाई है ये क्या होती है, पॉइजनस होती है ये। और ये किसी एडिबल है मशरूम, एगेरिकस इसका एग्जांपल है, ये एडिबल होती है, ठीक है, ये पॉइजनस होती है, ठीक। अब आते हैं और भी इसमें लिखवा देते हैं आपको, ठीक है। मॉइस्ट ब्रेड जो कि रोटन फ्रूट, ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड यहाँ पर ग्रो कर जाएगी फंजाई। रोटन फ्रूट जो बेकार होता है उसके ऊपर ग्रो कर जाती है। मशरूम में एडिबल जो होती है एगेरिकस वो आती है जो खाते हैं, ठीक, ये भी एक फंजाई होती है। टोडस्टोल, अब बहुत लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये फंजाई जो होती है वो क्या है, वेज है, नॉन वेज है, क्या है, तो ये तो ना तो ये वेज है ना तो नॉन वेज होता है, बेसिकली ये फंजाई होता है, ठीक है, ना तो सब्जी में आता है ना तो ये आपका एनिमल में आता है, ठीक, इसलिए इसको ना तो वेज में ना तो नॉन वेज में मानते हैं, इसको फंजाई बस कहते हैं, ठीक है, फंजाई है ये। तो एगेरिकस एडिबल है, टोडस्टोल ये क्या है, पॉइजनस होती है, ठीक है, फंजाई। अब आते हैं इसके बाद में और कुछ एग्जांपल लिखवा देते हैं आपको, इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। टोडस्टोल क्या है, पॉइजनस है ये। और मशरूम क्या होती है, ये एडिबल जो होती है एगेरिकस वो, उसको ये भी क्या है, फंजाई है। एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि पॉइजनस इसका बताइए, पॉइजनस फंजाई कौन सी है, एडिबल फंजाई कौन सी है, इस तरीके से पूछ लेते हैं, तो इसीलिए आपको एग्जांपल लिखना जरूरी है। उसके बाद में आते हैं एल्बिगो, एल्बिगो, ठीक है। वाकई में आज हम लग रहा था कुछ हमारा आज दिमाग वही नहीं काम कर रहा है। एल्बिगो, तो एल्बिगो की बात करते हैं तो यहाँ ये क्या होता है, वाइट स्पॉट, वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा किसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, हाँ, वाइट स्पॉट देखने को मिलेगा ऑन मस्टर्ड, वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, आगे और लिख लो, समझ में आएगा, ठीक है, वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, एल्बिगो। अब इसके बाद में, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर, ध्यान कर लीजिए यहाँ पर, एल्बिगो, एल्बिगो जो होता है ये वाइट स्पॉट कॉज करता है इसके ऊपर, मस्टर्ड के ऊपर सफेद सफेद धब्बे आपको देखने को मिलेंगे, तो वो क्या होते हैं, वो एल्बिगो कॉज करता है, ठीक है। अगर एल्बिगो के बाद में एक और आप नोट कर लीजिएगा, पक्सीनिया, पक्सीनिया, जो पक्सीनिया होती है ये क्या करती है, वीट और रस्ट डिजीज कॉज करती है। अब वीट रस्ट डिजीज जो होती है ये ब्राउन कलर का स्पॉट होता है किसके ऊपर, वीट जो प्लांट होता है, वीट का प्लांट, ठीक है, उसके प्लांट के ऊपर ऐसे वाइट, उसकी जो लीफ होती है उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, तो बेसिकली वो पक्सीनिया ही कॉज करती है, ठीक है, पक्षियाँ।
रस्ट डिजीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रस्ट डिजीज कौन काज करता है? रस्ट डिजीज पक्सिनिया काज करती है। यहाँ से आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा आप। एल्बियो, पक्सिनिया और एक और आपको लिखवा रहे हैं अभी, ठीक है, ये स्टिलागो। जो स्टिलागो होता है ये बेसिकली क्या कॉज करता है? स्टिलागो स्मट डिजीज कॉज करेगा, स्मट डिजीज, स्मट डिजीज कॉज करता है। और ये किसमें कॉज करेगा ये भी लिखवा देते हैं आपको। वीट में, वीट में कॉज करेगा, वीट, मेज और शुगर केन स्मट डिजीज। एक यहाँ पर लिख लो इन शुगर केन, ठीक है, इतना याद रखिए। स्मट डिजीज इन वीट, मेज, शुगर केन में, ठीक है। स्मट डिजीज किसमें कॉज करेगा? इन वीट, मेज, शुगर केन में, ठीक है। स्टिलागो, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टिलागो। अब इसके बाद में आपको और एग्जांपल लिखवाते हैं अभी, पर इतना नोट करिए आप, ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। अब पेनिसिलिन, पेनिसिलिन होता है वो कहाँ से मिलता है? पेनिसिलियम से, ठीक है, पेनिसिलियम से मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट जो होता है उसका कहाँ यूज होता है? ब्रेड एंड बियर बनाने में ईस्ट का यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट हैं, तभी आपको मैंने यहाँ पर लिखवा दिया एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल लिखवा दिया। और ये वहाँ एनसीईआरटी में दे भी रखा जहाँ से फंजाई शुरू होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम। तो ये इससे क्या मिलेगा? पेनिसिलिन मिलता है, पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन मिलेगा जो कि क्या है? एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। पेनिसिलिन मिलता है जो कि एंटीबायोटिक है। अब इसके बाद में ईस्ट, जो ईस्ट होता है वो यूज होता है ब्रेड एंड बियर बनाने में, ब्रेड एंड बियर बनाने में, ब्रेड एंड बियर बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्या है? एग्जाम्पल है फंजाई के, ठीक है, ये क्या है? एग्जाम्पल है फंजाई के, ठीक। अब इसके बाद में आते हैं हैबिटाट, ये एग्जाम्पल हो गया फंजाई के। अब शुरू करते हैं हैबिटाट, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, ये कुछ एग्जाम्पल थे, जो ये वो एग्जाम्पल है जो बेसिकली एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि ये बेसिकली एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हैबिटाट पर। अगर हैबिटाट की बात करते हैं तो ये लिख सकते हो फाउंड इन एवरीवेयर, ठीक है, ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है, फाउंड इन एवरीवेयर। और जनरली कहाँ पाए जाते हैं ये? कहाँ बताए थे आपको? वार्म, ठीक है, जनरली वार्म एंड मॉइस्ट, जनरली वार्म, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस, ठीक है, प्लेसेस।
डार्क प्लेसेस, जनरली वार्म, ये ना लिखो, डार्क प्लेसेस ना लिखो, ये लिख लो डार्क, जनरली वार्म मॉइस्ट एंड डार्क एनवायरमेंट रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, ये लिख लीजिए आप। तो कहाँ पाए जाएंगे? हर जगह पाए जाते हैं। इनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, आपको पता नहीं, इनको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। जनरली वार्म मॉइस्ट एंड डार्क एनवायरनमेंट में रिच इन द ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कुछ ना कुछ जहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, जैसे ब्रेड है, ठीक है, फ्रूट इस तरीके से, रोटन फ्रूट, सड़ा हुआ बेकार, तो वहाँ पर ग्रो कर जाएंगे ये। रोटी जो होती है वो अगर जैसे नहीं खाए, डाल दिया सही, वहाँ ग्रो कर जाएगी फंजाई, ठीक है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद में स्ट्रक्चर को बताते हैं, ठीक है। अब इतना इसको नोट करिए। अब इसके बाद में हैबिटेट के बाद में आते हैं स्ट्रक्चर। वही सीक्वेंस से चलेंगे जैसे आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है। स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब, अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तब जो होता है, क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया भी था कि जैसे कि ये अगर हम खाली एक सिंगल ऐसे धागा बनाते हैं, थ्रेड लाइक, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा धागा बना दिया थ्रेड लाइक, इसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे इसको? हम हाइफी बोलते हैं, ठीक है। और यही हाइफी ऐसे 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 बन गई, इसको क्या बोलेंगे? माइसिलियम। मतलब जब सिंगल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम हाइफी बोलते हैं, और कई हाइफी मिल करके जब एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम माइसिलियम बोलेंगे। अब यही माइसिलियम जो किसी के ऊपर ग्रो होता है, जैसे कि ये कुछ ऐसे ऐसे पड़ा है, मान के चलो रोटी ब्रेड वगैरह कुछ भी पड़ा है, वहां पर जब ये माइसिलियम ग्रो होता है, जब वहां पर ऐसे जब ये माइसिलियम ग्रो होगा उसके ऊपर, ठीक है, ऐसे माइसिलियम ग्रो होगा तो इसके ऊपर कुछ ऐसे, मतलब इस तरीके से ऐसे, ये भी बेसिकली हाइफी होते हैं, ये ऐसे ग्रो कर जाते हैं, और यहाँ पर ऐसे ये स्पोर लगे होते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे स्पोर लगे होते हैं इनके ऊपर। अब इनको क्या बोलेंगे? मतलब ये तो माइसिलियम हो गया, ये माइसिलियम हो गया, ये माइसिलियम हो गया, ये हाइफी हो गया आपका, ठीक है, ये हाइफी हो गया, ये माइसिलियम हो गया। अब ये कुछ ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, इसके ऊपर जो ये ग्रो कर रहे हैं, ये जो हैं ग्रो कर रहे हैं, ये क्या ग्रो कर रहे हैं? जो ऊपर की तरफ हाइफी जा रहे हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं? फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, ठीक है, ये क्या है? फ्रूटिंग बॉडी है। ये शायद आपको, आपके दिमाग में इतना सेट हो गया होगा, और होना भी चाहिए सेट, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ा रहे हैं आपको तो सेट होना भी चाहिए। ये क्या है? हाइफी है। जब हाइफी, एक से अधिक हाइफी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है। और यही माइसिलियम जब ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जब ये ग्रो करता है तो इसके ऊपर कुछ ऐसे ऊपर की जो स्ट्रक्चर निकले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम फ्रूटिंग बॉडीज बोलते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर ये स्पोर लगे होते हैं। यही स्पोर क्या होता है? एक से जब दूसरी जगह जाते हैं स्पोर तो वहां पर जाके ग्रो कर जाते हैं, और वहां पर क्या होता है? वहां पर फिर से फंजाई ग्रो करती है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। जब कब भाई, इसलिए ये फ्रूटिंग बॉडी इसलिए बनती है क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पर जो भी पड़ा है यहाँ पर, वो हमेशा तो रहेगा नहीं, क्योंकि इनको बेसिकली डाइजेस्ट ही करना है, इनको डिकम्पोज करना है इनको, तो इसीलिए हमेशा तो रहेगा नहीं, इसलिए क्या होते हैं ये। तो एक ये अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए फ्रूटिंग बॉडी डेवलप करते हैं, जिनके ऊपर स्पोर होता है, स्पोर दूसरे जाता है, वहां पर ग्रो कर जाता है, ठीक है। अब इतना ब्रेन में सेट होना चाहिए, इतना दिमाग में सेट होना चाहिए भाई, ठीक है। ठीक, अब हाइफी जो होते हैं, हाइफी भी
टू टाइप के होते हैं। हाइफी जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। एक हाइफी वो होगा जो एसेप्टेट होता है, जिनमें सेप्टा नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा हाइफी वो होता है जिनमें सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, सेप्टा का मतलब जैसे कि ये हाइफी आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, आपको बना के दिखाते हैं। इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए, आपको याद करने में आराम रहेगी, सुविधा रहेगी। ठीक है, सेट जल्दी होगा आपके दिमाग में। ठीक, इसीलिए आप ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। ओके, ठीक, इसको रफ करते हैं अब। इसको रफ करते हैं अब। इसको रफ करते हैं। अगर हाइफी की बात करते हैं तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हाइफी। हाइफी हाइफी दो तरीके की होती हैं। एक हाइफी होंगी एसेप्टेट, सेप्टेट, और दूसरी हाइफी होती हैं सेप्टेट। ठीक है, एक हाइफी होती हैं एसेप्टेट और दूसरी हाइफी होंगी सेप्टेट। ठीक, अब आते हैं जो एसेप्टेट हाइफी होती हैं तो कैसे दिखती हैं, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। इधर देखिए, ठीक है, इधर देखो, कुछ ऐसे, वो कुछ ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, न्यूक्लियस है, इनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है। ठीक है, और जो सेप्टेट हाइफी होती हैं वो क्या होता है, वो उनमें दो तरीके से सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, सेप्टेट हाइफी में दो तरीके से सेप्टा पाया जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम आगे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी गिचपिच हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, ताकि मतलब समझ में आए, दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, जो आप लोग बोलते ना सेट हो गया, तो मतलब सेट हो गया। ठीक, इस तरीके से पढ़िए आप। ये क्या है, हाइफी है, यहां पर लिख लो हाइफी। ठीक, ये, और ये जो इसके अंदर है इसको क्या बोलेंगे, ये जो होता है इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। ये है न्यूक्लियाई अंदर। अब आपको यहाँ पर कहीं कोई ऐसे डिवाइडेशन दिख रहा है, कहीं डिवाइडेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब ये इसीलिए इसको बोलते हैं एसेप्टेट, कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब कोई भी सेप्टा नहीं पाया जाएगा तो अब ये क्या है, एक सिंगल ट्यूब तो हो गई। जब कोई सेप्टा नहीं पाया जाएगा तो अब ये क्या है, अब ये एक सिंगल ट्यूब हो गई। और जो सिंगल ट्यूब हो गई तो एक सिंगल ट्यूब में जब एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं, क्योंकि अब ये सिंगल ट्यूब है, ये कोई सेप्टा नहीं है। अगर बीच में डिवाइडेशन होता तो हो सकता है एक डिवाइडेशन में एक न्यूक्लियस होता, इस डिवाइडेशन में एक न्यूक्लियस होता, लेकिन अभी ये पूरा एक ट्यूब है, सिंगल ट्यूब है। ठीक है, अब सिंगल ट्यूब के जो साइटोप्लाज्म है, जब सिंगल ट्यूब के जो साइटोप्लाज्म है उसमें साइटोप्लाज्म में जब एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाएगा तो उसको हम सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं उसको हम। ठीक है, तो यही सिनोसिटिक कंडीशन होती है एसेप्टेट में। ठीक, और ये इसका एग्जांपल कौन सा है, इसका एग्जांपल कौन सा है बताइए आप कमेंट करके। इसका एग्जांपल है कौन, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेट कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, अगर लाइव पढ़ा तो मजा आता आपको, लेकिन लाइव का कोई सिस्टम है नहीं हमारे पास में। तो यहां पर आप लिख लीजिए, इसी के नीचे आप लिख लीजिए हाइफी इज ए सेप्टेट।
हाइफी इज एसेप्टेट। और जब हाइफी एसेप्टेट है तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हाइफी एसेप्टेट है तो सिंगल ट्यूब होगी, और सिंगल ट्यूब में साइटोप्लाज्म जो है उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम सिनोस्टेटिक कंडीशन बोलते हैं। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सिनोस्टेटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। हाइफी इज एसेप्टेड, सो क्या होगा? सिनोसिटिक होगी ये क्या हो जाएगी? सिनोसिटिक हो जाएगी ये, ठीक। और इसका एग्जाम्पल आप इसी के नीचे लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम इधर लिखे दे रहे हैं क्योंकि अभी बोर्ड में आएगा नहीं है, हम इधर लिखे, आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि आपको इसके भी नीचे लिखना रहेगा। इसको हम नए पेज से समझाएंगे आपको। एग्जाम्पल क्या है? फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये एसेप्टेट हो गया। अब आते हैं सेप्टेट पर। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको आप पहले नोट करिए, आप फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। अब आपको सेप्टेट कंडीशन समझाते हैं। बता तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि एनटीए में अगर यहाँ से अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दे लिए तो बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। नीट से ऊपर ही पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं किस पर? बात करते हैं सेप्टेट की। अगर हम सेप्टेट की बात करते हैं, ठीक है, सेप्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सेप्टा भी 2 टाइप से पाया जाएगा। अब सेप्टा 2 तरीके से कैसे पाया जाता है? एक तो क्या होता है सिंपल सेप्टा, तो यही ले लेते हैं, सिंपल सेप्टा, ठीक। एक तो सिंपल सेप्टा होता है, ठीक है, और दूसरा जो सेप्टा पाया जाएगा वो पाया जाएगा डोलिपोर सेप्टा। हाँ, थोड़ा ऊपर की बात है, बस पकड़ लेना, डोलिपोर सेप्टा, ठीक है, डोलिपोर सेप्टा। अब क्या होता है कि आपको दिखाते हैं कि कैसे पाया जाएगा। जैसे कि ये आपकी हाइफी है, ये आपकी हाइफी है, ठीक है, ये हाइफी है, और इसके बीच में क्या होगा? ऐसे आपको दिख रहा होगा, यहां पर क्या है? ये पोर है, ये बीच बीच में पोर है, ठीक, ये पोर है। अब डोलिपोर सेप्टा में क्या होता है? होता ऐसे ही है, यहाँ पर होता ऐसे ही है, यहाँ पर ये हाइफी है आपकी, है? ये हाइफी है, और यहां पर क्या होता है? बस फर्क इतना होता है, जो पोर होते हैं ये सराउंडेड रहते हैं, पोर। ये पोर यहाँ पर भी है, पोर यहाँ पर भी है। कुछ फर्क नजर आया? कोई फर्क नहीं नजर आया। जैसे सिंपल सेप्टा है वैसे डोलिपोर सेप्टा है। अब फर्क कहाँ पर है वो आपको हम बताते हैं। फर्क कहाँ पर है? देखिए, पोर यहाँ पर है, पोर यहाँ पर है, लेकिन जो डोलिपोर सेप्टा होते हैं, ठीक है, वहां क्या होता है? जो पोर होते हैं वो कवर्ड रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर क्या होगा? ये कवर हो गए, डोलिपोर सेप्टा जो होते हैं ये कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? इसमें भी आप न्यूक्लियस बना दीजिए, इसमें ऐसे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी बना दीजिए आप साथ में। इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि सिंपल सेप्टा और डोलिपोर सेप्टा में क्या डिफरेंस है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम आपको यहाँ पर एक साथ में बता रहे हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं, ये बेसिकली हाइफी है। क्या है? हाइफी। ये क्या है? हाइफी है। ये क्या है?
ये क्या है जो यहाँ पर जगह ये छोटी है, खाली जगह है, इसको हम बोलेंगे पोर। क्या बोलेंगे? पोर। ठीक है, और इसको बोलेंगे पोर। अब न्यूक्लियाई तो समझ ही गए होगे कहाँ पर है। ये क्या है? ये न्यूक्लियाई है, जो बीच बीच में है ये न्यूक्लियाई है। अब आते हैं इधर, न्यूक्लियाई और पोर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कहाँ पर है। न्यूक्लियाई पोर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो ये रिंग है, पहले यहाँ पर आपको वो समझाते हैं जो वहां उधर हो गया है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई है। और उसके बाद में न्यूक्लियाई हो गया और पोर आपको दिखा देते हैं। ये है पोर। ठीक है, ये हो गया पोर। पोर समझ में आ गया आपको? पोर समझ में आ गया, न्यूक्लियाई समझ में आ गई। अब जो ये सराउंडिंग होती है पोर के ऊपर, डिफरेंस बस यहीं पर है। जो सिंपल सेप्टा और डोलीपोर सेप्टा में डिफरेंस कहाँ पर है? बस यहीं पर डिफरेंस है। इसमें क्या होता है? पोर खाली होता है, कोई सराउंडिंग नहीं होती पोर के ऊपर। डिफरेंस यहाँ पर है कि यहाँ पर पोर के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक सराउंडिंग पाई जाती है जिसको हम पैरेंथोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेंथोसोम बोलेंगे। और पैरेंथोसोम जो होता है वो है ये पैरेंथोसोम है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्प्लेक्स जो सेप्टा है इसको कॉम्प्लेक्स सेप्टा भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिंपल सेप्टा है ये। ठीक, तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल अगर बात करेंगे हम, ठीक है, तो एस्कोमाइसेट्स आता है इसका एग्जाम्पल। सिंपल सेप्टा, सिंपल सेप्टेट ऐसे लिख लो, सिंपल सेप्टेट और एस्कोमाइसेटेज। ठीक है, एस्कोमाइसेटेज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एस्कोमाइसेटेज, ठीक, सिंपल सेप्टेट रहेगा। ये सिंपल है, कोई इसके ऊपर जो पोर है इसके ऊपर कोई भी रिंग नहीं है, इसलिए इस सेप्टा को हम सिंपल सेप्टा बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्कोमाइसेटेज। अब यहाँ पर जो ये सेप्टा है इसको हम कॉम्प्लेक्स सेप्टेट बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें कॉम्प्लेक्स सेप्टा पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेप्टेट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेप्टेट बोलेंगे। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? बेसिडियोमाइसेटीज। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेप्टा फाउंड। ठीक है, यहां से ले लो, आएगा नहीं आता। कॉम्प्लेक्स सेप्टा फाउंड, कॉम्प्लेक्स सेप्टा फाउंड। अब जो कॉम्प्लेक्स सेप्टा है उसका नेम यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फाउंड। इसका एग्जांपल क्या है? बेसिडियोमाइसेटीज, बेसिडियोमाइसेटीज। ठीक है, बेसिडियोमाइसेटीज ये इसका एग्जांपल है। ठीक, आप इतना नोट कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा सेप्टा के बारे में। बहुत अच्छे समझाए हैं, जिस तरह समझाए हैं आपको समझ में आना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आपके दिमाग में सेट हो गई होगी चीज़ें, बातें। तो ये सेप्टेट आपको दिखा दिए, उसमें कोई सेप्टा नहीं था। जो भी हाइफी का साइटोप्लाज्म था उसमें जो भी न्यूक्लियस पाए जा रहे थे, इसीलिए क्या होता है? एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जा रहे थे, इसलिए उसको हम सिनोसिटिक हाइफी या फिर सिनोसिटिक कंडीशन बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके साइटोप्लाज्म में क्या था कि एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट थे वहां पर एसेप्टेट कंडीशन में। और उसका एग्जांपल क्या था? फाइकोमाइसेटीज। अब आते हैं सेप्टेट कंडीशन में। सेप्टेट कंडीशन में आपको सेप्टा दिखा दिए हैं यहाँ पर। ये सेप्टा होते हैं और हर एक क्या होता है? डिवाइडेशन में एक पार्ट में यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, इसीलिए क्या होता है? ये क्या होते हैं? इसे सेप्टा बोलते हैं हम। जो ये पीछे है ना, सेप्टा बोलते हैं इसको। और यहाँ पे सिनोसिटिक कंडीशन नहीं देखने को मिले क्योंकि हर एक पार्ट में एक न्यूक्लियस है यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेप्टा बोलते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है? एस्कोमाइसेटीज।
अब आते हैं डोलीपोर सेप्टा की बात करते हैं। डोलीपोर सेप्टा में क्या होता है कि यहाँ पर जो पोर होते हैं, डिफरेंस कहाँ पर आया, क्यों इसमें डिफरेंस यहीं पर आया ना कि जो पोर होते हैं इसके ऊपर एक रिंग पाई जाती है जिसको हम पेरेंथोसोम बोलते हैं। अब पेरेंथोसोम जो होता है, पेरेंथोसोम इसको कवर करता है पोर को, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डोलीपोर सेप्टा बोलते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स सेप्टा होता है, डोलीपोर सेप्टा होता है। इसका एग्जांपल कौन सा, बेसिडियोमाइसीटीज। ठीक, कौन सी बड़ी बात है इसमें, समझ में आ गया होगा, हमारी उम्मीद कर रहे हैं। नोट करिए आप इसे, आपसे नोट करिए, ठीक है, फिर नोट कर लीजिए आप। चलो रफ करते हैं इसको हम। तो अब स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट लिख लीजिए आप, जैसे कि लॉन्ग सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज, क्या बोलेंगे उसे हम, हाइफी। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ हाइफी, नेटवर्क ऑफ हाइफी, जो हाइफी का नेटवर्क होता है उसको क्या बताए थे हम, माइसीलियम। उसको क्या बोले थे, माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी कॉल्ड माइसीलियम, माइसीलियम, उसको क्या बोले थे, माइसीलियम। ठीक, तो ये यहां तक जो है आप इसको नोट करिए। ठीक है, लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसको क्या बोलते हैं, हाइफी। और जो हाइफी मिलकर क्या बना रही थी, माइसीलियम बना रहे थे। ठीक है, हाइफी मिलकर माइसीलियम बनाए थे। और एक लाइन इसमें और नोट कर लीजिए, सम, ये नोट करिए, सम आर continuous, some are continuous, some are continuous tube filled multinucleate cytoplasm, some are continuous, some are continuous, ये तो हो जाएगा, some are continuous tube filled, है कि नहीं, ये तो होगा ना, ट्यूब फिल्ड, सम आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड, हाँ यही होगा, न्यूक्लिएटेड, सम आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब फिल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यही आपको बताया था भाई। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है ना, कौन सा, एसेप्टेड जो हाइफी होती हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म उसका होता है एसेप्टेड हाइफी का, कैसा होता है, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है उसमें है, और उसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं। ठीक है, सम आर कॉन्टिन्यूअस ट्यूब फिल्ड मल्टीन्यूक्लिएटेड हाइफी, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, तो उसको क्या बोलेंगे, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक बोलेंगे हम, सिनोसिटिक, ये दो बज गया है, सिनोसिटिक। ठीक है, सिनोसिटिक, उसको क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक।
हाइफी, हाइफी, ठीक है। सम और कॉन्टिन्यूसली फिल्ड मल्टीन्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक हाइफी। आप इसे नोट कर लीजिए, ये तो सब बता ही चुके हैं आपको पहले ही, सब पहले बता चुके हैं, इसमें कुछ बताने को है नहीं। ये सेपरेट कंडीशन होती है, ये यहाँ पर क्या होता है, सेपरेट कंडीशन होती है। एक जो हाइफी होती है उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि सेप्टा पाया नहीं जाता है, सेप्टा नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, वो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक हाइफी बोलेंगे, इस कंडीशन को हम सिनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए आप, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफी, इसको नोट कर लीजिए आप। दो तो बच गया है, क्या करें, आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद में सेल वॉल है, और फिर इसके बाद में सेल वॉल के बाद में फिर बात करेंगे रिप्रोडक्शन की इसमें। तो सेल वॉल हमारी समस्या यहीं तक रखते हैं, और सेल वॉल फिर इसके बाद में, और इसका कैसा न्यूट्रिशन होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से पाया जाता है, ये कल शुरू करते हैं, है कि नहीं। चलो आज यहीं तक रखते हैं, आज जो यहीं तक रखते हैं। ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है।